नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है नई क्लास के साथ। मैं सुनील चौरसिया। ठीक है, जैसा कि हम वृद्धि और विकास को पढ़ रहे थे, आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है। दोस्तों, ये वृद्धि और विकास जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ, आप लोगों को अवगत करा चुका हूँ कि बाल विकास की जड़ है ना, रीढ़ है। यदि इसको हमने अच्छी तरह से समझ लिया तो जितनी भी अवस्थाएं हैं उनको पढ़ने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसा कि हम वृद्धि और विकास को पढ़ रहे थे और हमने कल भी बताया था आपसे कि किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं, बस हमें ये देखना है बाल विकास में कि कोई भी शब्द आता है तो उसका हमें अर्थ पता होना चाहिए, क्योंकि बिना अर्थ के हम केवल और केवल हम देखते हैं, केवल अंदाजा लगा सकते हैं। तो हमें कोई भी शब्द आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें अर्थ उसका मालूम होना चाहिए, अर्थ हमें पता करना है, इसके बाद हमने क्वेश्चन को, है ना। पहले भी हम बता चुके हैं कि बाल विकास वही है जब एक क्वेश्चन को हम पहली बार पढ़ते हैं तो एक बार और पढ़ने की जिज्ञासा रहती है, और जैसी जैसी जिज्ञासा कम होने लगती है तो हमारा बाल विकास क्या होता है, अच्छा होते जाता है ना। तो हमें यही कोशिश करना है कि जो भी क्वेश्चन आता है तो कितने जल्दी हम उसको समझ लें। कितने जल्दी समझने से अर्थ है कि हम उस क्वेश्चन को 2, 3 या 4 बार स्टडी नहीं करना पड़े, 1 या 2 बार में ही हम क्वेश्चन के अर्थ को समझ दें और ताकि फिर उसका आंसर दे सकें। ठीक है, तो हमने वृद्धि और विकास को पढ़ा था, एक बार और थोड़ा फ्लैशबैक करने इसमें तो हम देख रहे हैं कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है, तो जन्म के पूर्व। जन्म से पूर्व कौन सी अवस्था होती है, तो जन्म से पूर्व हम देखते हैं कि कौन सी अवस्था होती है, गर्भावस्था। यानी वृद्धि और विकास की जब भी बात होती है तो कहाँ से प्रारंभ हो जाती है, जन्म से पूर्व। और जन्म से पूर्व कौन सी अवस्था होती है, गर्भावस्था। इसे हम बोल भी चुके हैं, इसी को प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं या जन्म से पहले की अवस्था कहते हैं। अब वृद्धि एक निश्चित समय आने पर रुक जाती है और विकास रुकता नहीं है, अनवरत चलता रहता है। जैसे कि हमने पढ़ा था, लड़कियां अपनी संपूर्ण लंबाई को 16 वर्ष में प्राप्त कर लेती हैं और हम देखते हैं लड़के 18 वर्ष में अपनी संपूर्ण लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं। यानी वृद्धि रुकती है अवश्य, चाहे 16 वर्ष में रुके चाहे 18 वर्ष में रुके, यानी रुकना अवश्य, यही हम देखते हैं, है ना। एक बार इसके अंतरों पर प्रकाश डाल लें, हमने कल पढ़ा हुआ था। तो जब भी वृद्धि और विकास की बात आती है तो दोस्तों आपका क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा कि वृद्धि और विकास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वृद्धि और विकास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम थोड़ा देखें, जैसे एक वृद्धि की बात करें और विकास की बात करें। ठीक है, एक बार और देखें, जैसे वृद्धि की बात हो रही है तो उसी को ही अभिवृद्धि बोलते हैं। जैसे आप बुक्स में लिखा देखोगे तो कहीं कहीं लिखा रहता अभिवृद्धि, एक ही चीज़ है। चाहे अभिवृद्धि की बात करें और चाहे वृद्धि की बात करें, दोनों की इंग्लिश क्या होगी, ग्रोथ। अब वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि की एक निश्चित वृद्धि क्या है, वृद्धि की एक निश्चित दिशा होती है, वृद्धि की निश्चित दिशा नहीं होती। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि वृद्धि की बात कर रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं। तो पहले एक शब्द आता है, जैसे वृद्धि की बात होती है तो वृद्धि क्या होती है, मूर्त। ठीक है, मूर्त को हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, जिसे देखा जा सके, जिसे मापा जा सके। तो वृद्धि क्या होती है, मूर्त होती है। और विकास की बात करते हैं तो विकास क्या होता है, अमूर्त। ठीक है, यानी विकास को मापा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, लेकिन वृद्धि को, है ना, देख सकते हैं, माप सकते हैं। तो हम देखते हैं वृद्धि की बात करते हैं तो मूर्त होती है और विकास की बात करते हैं अमूर्त होती है। वृद्धि की बात करते हैं तो ये हम देखते हैं कि परिमाणात्मक होती है, परिमाणात्मक। ठीक है, यानी मापा जा सकता है तो, और जो हमारी लंबाई है उसको माप सकते हैं, वजन को हम तोल सकते हैं। ये सब क्या परिमाणात्मक कहलाता है। और जब इसकी बात करेंगे तो हम देखते हैं इसी को मात्रात्मक बोल सकते हैं, इसी को परिमाणात्मक बोल सकते हैं। और विकास की बात करेंगे तो मात्रात्मक के साथ साथ क्या होता है, मात्रात्मक व गुणात्मक। जब भी यदि क्वेश्चन आ जाए तो हम देखते हैं परिमाणात्मक दिया गया हो, मात्रात्मक दिया गया हो, एक ही चीज़ है। मात्रात्मक के परिमाणात्मक का अर्थ क्या होता है, जिसे मापा जा सके, जिसे तोला जा सके। अब विकास की बात होती है तो विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है ना। जैसे कि कल भी चर्चा हुई थी, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं तो जिस प्रकार से बालक में परिवर्तन होते हैं, उसमें चंचलता आती है, उसमें हम देखते हैं सोचने समझने में जो वृद्धि होती है, तो हम देखते हैं वो सब क्या होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। वृद्धि की बात करते हैं यानी अभिवृद्धि करते हैं तो ये क्या है, विकास का एक चरण है। अभिवृद्धि की बात करते हैं तो अभिवृद्धि विकास का एक चरण है। और जब किसकी बात करते हैं तो इसमें विकास की बात करते हैं तो अभिवृद्धि निहित होती है, अभिवृद्धि, ठीक है, निहित होती है। इसकी बात करते हैं, अभिवृद्धि की बात करते हैं तो इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है ना। क्या लिख सकते हैं, कोई निश्चित दिशा नहीं होती है।
जब किसकी बात करते हैं तो इसकी निश्चित दिशा होती है, ठीक है, निश्चित दिशा होती है। इसकी बात करते हैं तो अभिवृद्धि का प्रयोग किसके में किया जाता है, तो जब भी अभिवृद्धि की बात करते हैं तो इसका प्रयोग किस में किया जाता है, संकीर्ण अर्थ में किया जाता है। संकीर्ण बोल सकते हैं, संकुचित बोल सकते हैं। जबकि विकास की बात होगी तो इसका अर्थ इसमें क्या होता है, विस्तार होता है, या उसी को बोल सकते हैं व्यापकता होती है, या व्यापक अर्थ में किया जाता है। विकास का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, तो व्यापक अर्थ के रूप में किया जाता है, जबकि अभिवृद्धि का संकीर्ण अर्थ के रूप में। अभिवृद्धि में हम देखते हैं अभिवृद्धि विकास का एक चरण है, जबकि विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। तो इस प्रकार के कई प्रकार के आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो हमें अभिवृद्धि में हमने पढ़ा, विकास में हमने पढ़ा, इसको थोड़ी और अच्छी तरह से हमें रटना बिल्कुल नहीं है। हमें जो भी शब्द आते हैं उसका अर्थ पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कितने भी अंतर लिख सकते हैं, है ना। वृद्धि की बात करते हैं तो केवल शारीरिक होती है, अभिवृद्धि की बात करते हैं और ये हम देखते हैं इसमें पूर्णता निहित होती है, इसमें क्या है, संकीर्णता निहित होती है और इसमें व्यापकता निहित होती है। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा वृद्धि और विकास से। इसको पहुँच करके हम वो कर सकते हैं, नोट्स तैयार कर सकते हैं। हमने क्रोमोसोम को भी कल हमने पढ़ लिया था, गुणसूत्रों को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था, उसको भी सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार और चर्चा कर लें, कौन कौन से क्रोमोसोम पढ़े थे, तो क्लीनेफेल्टर्स को पढ़ा था, डाउन सिंड्रोम को पढ़ा था और हमने टनल सिंड्रोम को पढ़ा था, है ना। इनको एक बार अच्छी तरह से देख लेना है। बस हमें ये देखना है कि जब भी गुणसूत्रों की बात होगी तो मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में आ जाए या मनुष्य में आ जाए, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। और हम देखते हैं जब भी जोड़े की बात करेंगे तो जोड़े कितने होते हैं, 23। अब किस प्रकार से बटे होते हैं, तो हम देखते हैं चाहे मेल की बात करें या फीमेल की बात करें। मेल की बात करते हैं तो गुणसूत्रों का विन्यास क्या हमने पढ़ा था, 44 प्लस XY। मेल यानी पुरुष की बात करते हैं तो 44 प्लस XY, और फीमेल यानी महिला की बात करते हैं तो 44 प्लस XX। तो दोस्तों हमने अभी क्या पढ़ा था कि गुणसूत्रों की बात करते हैं, यदि 1 नंबर का वर्ग 3 में क्वेश्चन आ सकता है कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, और यदि आ जाए कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो हम देखते हैं 23 जोड़े। अब और कठिन यदि पूछ लिए कि मेल में गुणसूत्रों का विन्यास होता है, क्रोमोसोम का विन्यास होता है तो 44 प्लस XY के रूप में, और फीमेल की बात करते हैं तो 44 प्लस XX के रूप में। अब हमें ये भी देखना है, जैसे हमने रट लिया क्वेश्चन कि गुणसूत्रों की संख्या होती है तो 46, लेकिन गुणसूत्र 2 भागों में बटे होते हैं, 44 और प्लस XY, 44 प्लस XX, यानी जो 44 होते हैं, 22 जोड़े जो होते हैं उनको ऑटोसोम्स कहते हैं। जो 22 जोड़े होते हैं उनको ऑटोसोम्स कहते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है उसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र, उसे कहते हैं लिंग गुणसूत्र। अब मान लो हम रट के गए अच्छी तरह से कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। अब यहाँ पूछ देंगे कि मनुष्य में ऑटोसोम्स गुणसूत्रों की संख्या है तो फिर 44। या ऑटोसोम्स गुणसूत्र कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो 22 जोड़े। लिंग गुणसूत्र की संख्या है 2, लिंग गुणसूत्र कितने जोड़े पाए जाते हैं, 1 जोड़े। ठीक है, पुरुषों में गुणसूत्रों का विन्यास होता है 44 प्लस XY, और स्त्रियों में गुणसूत्रों का विन्यास होता है 44 प्लस XX। अब इन्हीं में जब विकृतियां आ जाती हैं तो हम देखते हैं कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उसके लिए हमने पढ़ा था कौन कौन सी, टनल सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर्स और डाउन सिंड्रोम, या उसी को कहते हैं मंगोली जड़ता। तो आप देख सकते हो पिछले वीडियो में हम इसको विस्तार से पढ़ा चुके हैं। अब इसमें आगे चलते हैं हम। ये था हमने वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ लिया। अब इसका एक एक शब्द महत्वपूर्ण है इस चैप्टर का, वृद्धि और विकास की बात करते हैं, जैसा कि अभी हमने वृद्धि और विकास को डिटेल से पढ़ा। अब इसके बाद आते हैं विकास के सिद्धांत। ठीक है, विकास के सिद्धांत, ये वृद्धि और विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता है दोस्तों कि उसमें आपके वृद्धि और विकास के सिद्धांत ना पूछे जाएं, चाहे 1 नंबर का आए चाहे 2 नंबर के आए, लेकिन एक क्वेश्चन अवश्य आएगा यहाँ से, है ना। और हम रट के जाते हैं, तो एक बार और देख लेना है कि रटना तो हमें बिल्कुल नहीं है। यदि वृद्धि और विकास को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है तो हमें रटना तो बिल्कुल है ही नहीं है। सबसे पहला सिद्धांत इसमें पूछ लेते हैं, जैसे निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत कई बार आपका आया है क्वेश्चन, चाहे सीटेट हो चाहे यूपीटेट हो, है ना, कोई भी परीक्षा देते हैं तो ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। अब निरंतरता का सिद्धांत, ये उसी को कहते हैं निरंतर विकास का सिद्धांत। अब देखिए, अब हमें पहले ही बता चुके हैं कि जब भी कोई सिद्धांत पूछते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमें उसमें शब्द क्या दिया गया है, उस शब्द का अर्थ पता हो तो क्वेश्चन बहुत सरल हो जाता है, क्वेश्चन का आंसर। अब इसमें एक शब्द दिया गया है निरंतरता।
अब निरंतरता का अर्थ सभी लोग जानते हैं। निरंतरता मीन्स क्या होता है? सतत, या उसी को कह सकते हैं लगातार, या उसी को कह सकते हैं बिना रुके। बस इसका अर्थ हमें पता हो जाना चाहिए। सिद्धांत कितना भी बड़ा दे दें और कई ऑप्शन मिल जाएंगे हमें, तो ये देखना है कि हमें सिद्धांत का अर्थ क्या है? निरंतरता। यानी निरंतर मीन्स क्या होता है? लगातार, या इसी को सतत बोल देते हैं, इसी को बिना रुके बोल देते हैं, इसी को अविराम बोल देते हैं। अब इस सिद्धांत का नेता क्या है? तो लिख सकते हैं इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास अविराम गति से निरंतर चलता रहता है। अविराम, एक शब्द आया अविराम, ठीक है। विराम मीन्स क्या होता है? रुकना, ठहरना, और अविराम मीन्स क्या होता है? बिना रुके। विराम मीन्स रुकना होता है, जबकि अविराम मीन्स क्या हो जाता है? बिना रुके। यानी इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास निरंतर बिना रुके अविराम गति से चलता रहता है, ठीक है। तो सिद्धांत क्या कहता है कि बालक का विकास जो होता है निरंतर चलता रहता है। ये बात अलग है कि विकास की जो प्रक्रिया होती है, तो हम देखते हैं कभी कभी धीमी होती है और कभी तीव्र होती है। बस इतने शब्द हमें याद करना है, कभी धीमी कभी तीव्र। तो क्या कहता है? निरंतर विकास का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास बिना रुके अविराम गति से निरंतर चलता रहता है। ये बात और है कि विकास की प्रक्रिया कभी धीमी होती है और कभी तीव्र होती है। जैसे कि अभी हम अवस्थाओं को पढ़ेंगे तो शैशवावस्था में हम देखते हैं कि बालक का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। इसके बाद हम देखते हैं बालक के विकास में कुछ समय के लिए स्थिरता आ जाती है, फिर इसके बाद हम देखते हैं तीव्र हो जाता है। यानी कभी धीमी कभी तीव्र होती है। लेकिन निरंतर विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास कभी रुकता नहीं है, और हम देखते हैं अविराम गति से चलता रहता है ना। तो कोशिश है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सिद्धांत, और यहाँ से अभी आपके कई क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले आज मैं सिद्धांतों को पढ़ा रहा हूँ, और फिर अगली कक्षा में इसके क्वेश्चन करवाऊंगा जब वृद्धि और विकास का चैप्टर हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि हमने क्या पढ़ा है, क्या समझ में आया है, ठीक है। तो एक सिद्धांत को हम कंप्लीट कर चुके हैं, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता मीन्स होता है बिना रुके, लगातार, सतत। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? बालक का विकास होता है विराम गति से बिना रुके चलता रहता है। ये बात और है कि विकास के दौरान यानी विकास की प्रक्रिया कभी धीमी होती है और कभी तीव्र होती है, ठीक है। ये पहला सिद्धांत हो गया। अब दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं। तो हमने एक सिद्धांत को पढ़ चुके हैं, निरंतरता का सिद्धांत। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा सिद्धांत। अब दूसरा होता है सिद्धांत व्याक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। व्याक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, ठीक है। अब एक शब्द इसमें आया व्याक्तिक, विभिन्नता से सभी रूबरू हैं। तो व्याक्तिक मीन्स होता है व्यक्ति विशेष, ठीक है। तो व्याक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के विकास का स्वरूप अलग अलग होता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति के विकास में विभिन्नता होती है ना। तो हम देखते हैं कोई भी दो व्यक्तियों की बात करें, चाहे वो एक लड़का एक लड़की हो, एक बालक एक बालिका हो, या दो बालक हों या दो बालिकाएं हों, तो हम देखते हैं उनका जो विकास होता है एक दूसरे से क्या होता है? भिन्न। यानी एक ही आयु के दो बालकों की बात करें या दो बालिकाओं की बात करें, या एक बालक और एक बालिका की बात करें, तो विकास के क्रम में क्या होती है? विभिन्नता होती है। तो ये क्या कहता है? व्याक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि एक ही आयु, यदि इस सिद्धांत में एक शब्द और जोड़ दें तो और क्लियर हो जाता है। एक ही आयु यानी एक ही आयु के दो बालकों के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। यही कहता है व्याक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। अब एक ही आयु की बात कर रहे हैं, मान लो कोई दो बालक हैं, दोनों 5 वर्ष के बालक हैं, 5-5 वर्ष के बालक हैं, या दो बालिकाएं हैं, दोनों की एज 5-5 वर्ष है, या एक बालक एक बालिका है, दोनों की एज सेम है, तो हम देखते हैं कि उनके विकास में क्या होगी? भिन्नता होगी, है ना। तो जब भी इसकी बात करेंगे तो सभी बालक या बालकों या बालिकाओं के अपने विकास का स्वरूप होता है, और उस स्वरूप में क्या होती है? भिन्नता होती है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे? क्वेश्चन पूछा जाएगा किस सिद्धांत के अनुसार एक ही आयु के दो बालकों का विकास एक समान नहीं होता। अब पूछने के कई ऑप्शन आ जाएंगे, निरंतर विकास का सिद्धांत, व्याक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, विकास के क्रम का सिद्धांत। तो हमें एक बात ध्यान रखना है कि व्याक्तिक भिन्नता की बात हो रही है और एक ही आयु जुड़ा हुआ है, तो एक ही आयु के दो बालकों का विकास भिन्न भिन्न होता है। इसका मेन निहितार्थ क्या हो जाएगा इस सिद्धांत का? इस सिद्धांत के अनुसार एक ही आयु के दो बालकों का विकास भिन्न भिन्न होता है। अब बालकों से तात्पर्य दो बालक भी हो सकते हैं, दो बालिकाएं भी हो सकती हैं, या बालक और बालिका हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत।
अब इस सिद्धांत को 2-3 प्रकार से पूछ लेते हैं, और ये आपका यूपी टेट में पिछली बार भी आया था, आप देख सकते हो पेपर उठाकर, यूपी टेट में बिल्कुल ही रखा हुआ था क्वेश्चन। अब विकास की दिशा की बात करते हैं तो 2 प्रकार से पूछ लेते। जब भी बात करेंगे विकास की दिशा का सिद्धांत तो हम देखते हैं इसको हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। एक होता है सेफेलोपेडल, यही आपका यूपी टेट में पूछा गया था, सेफेलोपेडल, सेफेलोपेडल। और सेफेलोपेडल ये अंग्रेजी शब्द है और इसी को कहते हैं, सेफेलोपेडल का अर्थ होता है सिर से पैर की ओर, इसी को बोल देते हैं सिर पदाभिमुख, सिर पदाभिमुख। सिर पदाभिमुख, ठीक है। तो विकास की दिशा के सिद्धांत की बात करते हैं तो 2 प्रकार से पूछते हैं। पहला आ जाता है इसमें सेफेलोपेडल, सेफेलोपेडल मीन्स होता है सिर पदाभिमुख, यानी सिर से पैर की ओर। तो विकास की जो दिशा का सिद्धांत होता है तो क्या कहता है कि बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। अब आ जाएगा आपका सेफेलोपेडल से तात्पर्य है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर, शरीर के बाह्य भाग से अंदर की ओर। तो हमें ये देखना है सेफेलोपेडल, ये मेन शब्द है, वो सेफेलोपेडल को ही बोलते हैं सिर पदाभिमुख, या इसी को बोलते हैं सिर से पैर की ओर। तो जब भी बालक के विकास की बात करते हैं तो सिर से पैर की ओर होता है। अब इसमें भी हो सकता है आपको डाउट हो रहा हो कि सिर से पैर की ओर कैसे होता है, तो हमें ये नहीं देखना, हमें ये देखना है कि सबसे पहले जब बालक होता है तो बालक हम देखते हैं कि सिर पर कंट्रोल होता है उसका कि पैरों पर। तो हम देखते हैं कि जो बालक होता है तो सिर पर उसका कंट्रोल पहले होता है, यानी लगभग जब बालक 1 माह का हो जाता है तो अपने सिर को स्थिर रखना सीख जाता है। यानी जैसे हम छोटे बालक को लेते हैं, मान लो कोई नवजात शिशु है, 1 सप्ताह का है ना, 2 दिन का है, 4 दिन का है, तो हम देखते हैं कि वह अपनी गर्दन को सीधा नहीं रख पाता है। लेकिन जैसे ही बालक 1 महीने का हो जाता है तो लगभग 1 महीने में अपने गर्दन को या सिर को सीधा करना सीख जाता है। यानी पहले सिर का विकास हुआ और हम देखते हैं कि बालक चलना सीखता है लगभग 1 साल बाद। यानी पहले पैरों का विकास हुआ कि सिर का, तो पहले सिर का विकास होता है बाद में पैरों का, यानी सिर को स्थिर रखना पहले सीखता है बालक और चलना बाद में। तो सेफेलोपेडल से तात्पर्य क्या है, बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। अब एक आ जाता है केंद्र से परिधि की ओर, इसी के अंतर्गत केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। तो आ जाता है कि बालक का विकास होता है मध्य भाग से बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर। तो परिधि मीन्स क्या होता है बाहर और केंद्र मीन्स होता है अंदर। तो जब भी यहाँ बालक के विकास की बात होगी तो हम देखते हैं पहले मध्य भाग का विकास होता है और फिर हम देखते हैं वही बाहर की ओर दिखाई देता है, यानी केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है। तो विकास की दिशा की बात करते हैं तो विकास की दिशा में 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक सेफेलोपेडल जो आपका आ चुका है, यूपी टेट में भी आया हुआ है, पिछली बार बता चुके हैं। कभी सिर पदाभिमुख से तात्पर्य पूछ लेते हैं और कभी सेफेलोपेडल से पूछ लेते हैं। तो दोनों का अर्थ एक ही है कि बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, यानी सेफेलोपेडल। केंद्र से परिधि की ओर तो हम देखते हैं पहले शरीर के मध्य भाग का विकास होता है और फिर हम देखते हैं बाहर का विकास होता है। यानी पहले हम देखते हैं विकास, हम देखते हैं पहले हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, अंदर से मजबूत होती जाती हैं और फिर हम देखते हैं कि बाहर की ओर दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं निरंतरता का सिद्धांत हमने पढ़ लिया, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत पढ़ लिया, विकास की दिशा का सिद्धांत पढ़ लिया। अब क्वेश्चन आ जाता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक शब्द आया प्रतिमान, है ना। तो हमें जब तक प्रतिमान का अर्थ पता नहीं होगा, जब तक इस सिद्धांत से हम रूबरू नहीं हो सकते। तो प्रतिमान मीन्स होता है स्वरूप, है ना, स्वरूप आकार। तो हम देखते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो स्वरूप की बात करते हैं तो देखिए ये सिद्धांत क्या कहता है, कोई भी बालक होता है तो हम देखते हैं बालक की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि संसार के किसी भी कोने की बात करें, है ना, फॉरेन की बात करें, अपने इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो हम देखते हैं कि जो प्राणियों में जो विकास का स्वरूप होता है सदैव एक समान होता है। कहने का तात्पर्य है कि बालक के जन्म लेते ही कौन सी अवस्था लग जाती है, शिशुअवस्था। तो चाहे हम भारत में हों, चाहे हम देखते हैं कि फॉरेन कंट्री में हों, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं, ऐसा नहीं है कि भारत में कोई शिशु जन्मा हुआ है तो उसमें शिशुअवस्था चलने लगे और जो अमेरिका में शिशु जन्मा हुआ है तो उसमें बाल्यावस्था लग जाए। तो हम देखते हैं ये सिद्धांत क्या कहता है, संसार के सभी प्राणियों में विकास का स्वरूप एक समान होता है। यानी
बालक यहाँ भी हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पढ़ते हैं, कौशल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बालक क्या है। मनोविज्ञान कहता है कि यदि बालक को ऐसे एनवायरनमेंट में रख दिया जाए जहाँ उसे बोलने के लिए ना मिले, जहाँ उसे सुनने के लिए ना मिले, तो बालक बोल नहीं सकता। यानी सबसे पहले सुनने की क्रिया होती है, फिर हम देखते हैं बोलने की क्रिया होती है, और फिर पढ़ने की क्रिया होती है, और फिर लिखने की क्रिया। तो कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले हम देखते हैं संसार के किसी भी कोने में जो बालक जन्मे हुए हैं तो उनमें जो विकास होता है, विकास का स्वरूप की बात करें, प्रतिमान की बात करें, सदैव एक जैसा होता है। जैसे शैशवावस्था है ना, सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी अवस्था होती है, गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर भ्रूणावस्था। इसी प्रकार चाहे संसार के किसी भी कोने में चले जाएं, अमेरिका की बात करें तो वहाँ भी हम देखते हैं गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। यानी संसार के किसी भी कोने की बात करते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं तो विकास का स्वरूप सभी प्राणियों में एक समान होता है ना। सबसे पहले बालक हम देखते हैं, बालक में हम देखते हैं कौन सी क्रिया होती है, सुनने की, और फिर हम देखते हैं बोलने की, और फिर हम देखते हैं पढ़ने की, और फिर लिखने की। किस प्रकार से हम देखते हैं, सभी प्राणियों की बात कर रहे हैं, संसार के सभी प्राणियों की, तो उनमें विकास का स्वरूप सदैव एक समान होता है। तो इस समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रतिमान मीन्स क्या होता है, स्वरूप। एक और देखते हैं एकीकरण का सिद्धांत। ये भी कई बार पूछा जाता है, एकीकरण का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, सिद्धांत ऐसे हैं ये बाल विकास के कि कोई भी हमें नहीं कह सकते कि ये महत्वपूर्ण है, कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी सिद्धांत लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सभी से आपके क्वेश्चन आते हैं, और एक नहीं कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अब एकीकरण का सिद्धांत आता है तो देखिए एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है। जब भी एकीकरण की बात करते हैं तो एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक पहले, जो बालक की बात करते हैं तो बालक पहले संपूर्ण अंग को चलाता है, फिर हम देखते हैं अंग से जुड़े छोटे छोटे भागों को चलाता है, और फिर इसके बाद अंग और अंग से जुड़े भागों में सामंजस्य स्थापित करता है, यानी तालमेल बैठाता है। तो एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि बालक पहले संपूर्ण अंग को चलाना सीखता है, फिर अंग से जुड़े छोटे छोटे भागों को, और फिर दोनों को एक साथ चलाना सीखता है। अब इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे। एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें तो ये देखना है इस सिद्धांत का नेतार्थ क्या है कि सबसे पहले बड़ा अंग, और फिर हम देखते हैं कि अंग से जुड़े छोटे छोटे भाग। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं बालक की बात करें, जैसे नवजात शिशु है, मान लो आपका 2 या 3 दिन का भी शिशु है, तो हम देखते हैं कि शिशु से यदि कहा जाए तो उसकी मुट्ठी जो होती है बंद रहती है, उंगलियों को नहीं चला सकता जब तक कि उसका हाथ पर कंट्रोल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बड़ा अंग क्या हो जाएगा, बालक का हाथ। तो जब तक बालक का हाथ पर कंट्रोल नहीं है तब तक उंगलियों को नहीं चला सकता। आप भी देख सकते हो, नवजात शिशु की बात करें, 2 या 3 दिन का शिशु है या तुरंत जन्मा हुआ है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले आपने देखा होगा कि उसकी मुट्ठी क्या होती है, बंद। और हम सोचें कि बालक ने जन्म लेती उंगलियां चलाने लगे तो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बड़ा अंग क्या है, हाथ हो जाएगा, और हाथ से क्या है, उंगलियां जुड़ी हुई हैं। तो जब तक हम देखते हैं बालक का हाथ पर कंट्रोल नहीं हो जाएगा तब तक उंगलियों को चलाना नहीं सीखेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि सबसे पहले बालक हाथ पर कंट्रोल करता है, हाथ को फैलाता है, पटकता है, और जब हाथ पर कंट्रोल हो जाता है तो हाथ से क्या जुड़ी होती हैं, उंगलियां। तो उंगलियां क्या हो गई, छोटे अंग, यानी सबसे पहले बड़े अंग का, और फिर छोटे अंग का, और फिर हाथ और उंगलियां दोनों एक साथ चलाना सीखता है। जैसे हम लोग हैं, है ना, आप सभी लोग जैसे वयस्क हो तो हम देखते हैं हाथ और उंगलियों को एक साथ चला सकते हो, लेकिन बालक की जब बात करते हैं तो बालक, जब तक बालक का हाथ पर कंट्रोल नहीं होगा, यानी शरीर के बड़े अंग पर कंट्रोल नहीं होगा, तब तक उसका छोटे अंग पर कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा सिद्धांत कहता है, एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक का सबसे पहले बड़े अंग पर कंट्रोल होता है, फिर अंग से जुड़े छोटे छोटे भागों पर, और फिर दोनों को एक साथ चलाना सीखता है। आ गया होगा दोस्तों समझ में आप सभी के। आज बिल्कुल सिद्धांत पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद में जब अगला लेक्चर होगा तो इसके बाद हम इसके क्वेश्चन करवाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, और आप बताओगे, यहीं बोर्ड के माध्यम से, व्हाइट बोर्ड के माध्यम से क्वेश्चन लिखेंगे इस पर या बोलेंगे, और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उससे पहले है कि सभी सिद्धांत आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो एकीकरण का सिद्धांत हो गया। अब 1-2 सिद्धांत और इसमें आ जाते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। परिमार्जता का सिद्धांत, ठीक है, परिमार्जता का सिद्धांत। ठीक है, परिमार्जता का सिद्धांत। अब इसमें एक शब्द आया परिमार्जता, मार्जता, है ना, यहाँ किससे तात्पर्य है, अर्जंत से। तो देखिए ये सिद्धांत कहता है, परिमार्जता का सिद्धांत क्या कहता है कि वृद्धि और विकास जो होता है तो उसको अर्जित किया जा सकता है। परिमार्जता का सिद्धांत क्या कहता है कि वृद्धि और विकास को, या अभिवृद्धि और विकास को अर्जित किया जा सकता है। अब अर्जित किया जा सकता है, अर्जित से मतलब ये है, जैसे हम हैं, मान लो हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम
अपने शरीर को डेवलप करते हैं, मजबूत करते हैं, किसके द्वारा? अच्छे खाना पीने के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, है ना। हम जिम में पसीना बहाकर अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं, है ना। तो हम देखते हैं क्या है, परिमार्जिता का सिद्धांत क्या कहता है कि वृद्धि और विकास को अर्जित किया जा सकता है। मान लो कोई व्यक्ति है कि डेली 4 बजे से उठ रहा है, स्टेडियम जा रहा है, दौड़ कर रहा है, इसके बाद एक्सरसाइज कर रहा है, तो एक्सरसाइज करके जो उसने अपनी मांसपेशियों को हार्ड बनाया, मजबूत बनाया, है ना। तो हम देखते हो क्या है, वातावरण से अर्जित किया है अपने प्रयासों के द्वारा। तो हम हार्ड मेहनत के द्वारा, कठिन परिश्रम के द्वारा अपने शरीर को सुडौल बना सकते हैं, अच्छी आकृति दे सकते हैं। ये कौन सा सिद्धांत कहता है? परिमार्जिता का सिद्धांत, है ना। कहते नहीं कि हमें लंबाई छोटी है तो हम देखते हैं विभिन्न प्रकार का न्यूट्रिशन लेकर लंबाई में ग्रोथ की जा सकती है, या विभिन्न प्रकार की हम देखते हैं एक्सरसाइज के द्वारा लंबाई में ग्रोथ की जा सकती है। तो ये क्या कहता है? परिमार्जिता का सिद्धांत कि हम जैसे हैं तो उससे भी बेहतर अपने शरीर को, बॉडी को बना सकते हैं, किसके द्वारा? वातावरण में आकर अपने प्रयासों के द्वारा। अब हम जिम में जाते हैं, घंटों पसीना बहाते हैं, अपने मसल्स को मजबूत करते हैं, बॉडी को मजबूत करते हैं एक्सरसाइज के द्वारा, यानी हमने वातावरण में आके मेहनत की, यानी अपने शरीर को, बॉडी को मेंटेन किया। ये क्या है? अर्जन है ना। तो जब भी यदि आ जाए कि परिमार्जिता का सिद्धांत क्या है, तो परिमार्जिता का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास और अभिवृद्धि को अर्जित किया जा सकता है, यानी वातावरण में हम प्रयास के द्वारा जिस प्रकार अपनी बॉडी को हार्ड बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, मांसपेशियों को, शारीरिक गठन को बनाते हैं, तो क्या है? परिमार्जिता का सिद्धांत, है ना। आपने देखा होगा लोग वर्जिश करते हैं, है ना, पहलवान होते हैं, 2-2 किलो 4-4 किलो दूध पीते हैं और अपने शरीर को एक्सरसाइज के माध्यम से सुडौल बनाते हैं, तो क्या है? परिमार्जिता का सिद्धांत है ना। अब जरूरी थोड़ी है कि सभी लोग, अब जो व्यक्ति हार्ड मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं और अपनी डाइट को बढ़ाकर, तो हम देखते हैं नहीं वातावरण में अपने प्रयासों के द्वारा, अब प्रयास अच्छा न्यूट्रिशन लेकर, और हम देखते हैं अच्छे खान पान के द्वारा, और हम देखते हैं अपनी मेहनत के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, यानी विकास और वृद्धि कब आ जाएगा? किस सिद्धांत के अनुसार विकास और अभिवृद्धि को अर्जित किया जा सकता है? तो केवल और केवल परिमार्जिता का सिद्धांत ये हो जाएगा। एक और पूछ लेते हैं, वर्तुलाकार, ठीक है, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। अब वर्तुला से मतलब क्या है? गोलाकार या चक्रीयकार। तो हम देखते हैं विकास की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि विकास जो होता है रेखीय क्रम में ना होकर गोलाकार या चक्रीय होता है, उसी को बोल देते हैं वर्तुलाकार। अब क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे मान लो एक अवस्था होती है, जैसे शैशवावस्था की बात करें तो शैशवावस्था यानी जैसे बालक की बात करते हैं, तो जैसे ही हम देखते हैं जन्म लेता है तो शैशवावस्था प्रवेश करता है। तो शैशवावस्था की बात करते हैं तो शैशवावस्था में इस प्रकार से हम देखते हैं, अब शैशवावस्था जितने वर्षों तक चलती है तो उस समय के लिए उसका जो विकास होता है, वृद्धि होती है, उस समय के लिए हम देखते हैं इस प्रकार से हम देखते हैं स्थिर हो जाती है। फिर इसके बाद यानी शैशवावस्था के जो परिवर्तन होते हैं, फिर हम देखते हैं आगे चलकर हम देखते हैं बाल्यावस्था के परिवर्तन, और फिर इसके बाद हम देखते हैं किशोरावस्था के परिवर्तन। तो विकास हम देखते हैं लीनियर या रेखीय ना होकर क्या होता है? वर्तुलाकार होता है। हर अवस्था में होने वाले परिवर्तन अपने अपने अलग होते हैं, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार हम देखते हैं विकास वर्तुलाकार यानी चक्राकार, या हम देखते हैं गोलाकार होता है, रेखीय ना होकर। तो आ जाएगी विकास होता है रेखीय होता है, चक्राकार या वर्तुलाकार होता है। तो हम देखते हैं रेखीय नहीं होता है जबकि वर्तुलाकार। क्यों? जैसे जैसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो अपनी अवस्था के अलग परिवर्तन होते हैं जो विकास के लक्षण के रूप में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों वर्तुलाकार विकास को हमने देख लिया और परिमार्जिता का सिद्धांत देख लिया, और एक सबसे सरल आपका क्वेश्चन हो सकता है, वो कम ही आता है और आता है तो सभी से बन जाता है, और एक पूछ लेते हैं वंशक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये आपका पहले बहुत पूछा गया है, अब तो फिर सरल हो गया है, अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो पूछ तो अभी भी लेते हैं लेकिन हम गलती कर देते हैं कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आके। तो हमें पढ़ चुके हैं, एक चैप्टर में हमने और भी पढ़ा हुआ था कि उसी को आनुवंशिकता कहते हैं, उसी को जेनेटिक्स कहते हैं, उसी को हेरिडिटी कहते हैं, और उसी को हम देखते हैं वंशक्रम कहते हैं। और वंशक्रम की बात करते हैं, आनुवंशिकता की बात करते हैं, तो इसमें काम किसका होता है? गुणसूत्रों का, क्रोमोसोम का, है ना, पढ़ा हुआ था। कोई भी प्राणी है तो उसका विकास किस पर निर्भर करता है? वंशक्रम और वातावरण।
वंशक्रम क्या होता है? कोई भी बालक होता है जन्म के समय जो उसमें गुण या प्रतिभा या जो उसका स्वरूप होता है, जो विद्यमान होता है, वह उसका वंशक्रम होता है। वंशक्रम हमें अपने आने वाली पीढ़ी से प्राप्त होता है, माता पिता से जो लक्षण प्राप्त होते हैं उसे वंशक्रम बोलते हैं। ये जेनेटिक होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं उसको वंशक्रम बोलते हैं। और वातावरण हम देखते हैं बाद का विकास, यानी मनोविज्ञान कहता है कि कोई भी बालक है तो उसका विकास हम देखते हैं वंशक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। कहने का तात्पर्य है कोई भी बालक है उसका वंश कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हम देखते हैं प्रतिभाशाली बुद्धि के रूप में प्राप्त हुआ है और अच्छा मतलब वो उसका IQ जो है 140 से ऊपर है, लेकिन उसको हम देखते हैं पनपने के लिए एनवायरनमेंट नहीं दिया जाएगा, पर्यावरण नहीं दिया जाएगा, वातावरण नहीं दिया जाएगा, तो उसकी जो प्रतिभा उसमें विद्यमान है उसके विकास के लिए जो वातावरण नहीं दिया जाएगा तो भी धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। यानी प्राणी का विकास किस पर निर्भर करता है? वंशक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया। किसी एक के बिना बालक के अच्छे विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। हमने एक बार और भी चर्चा की थी, यही लागू होता है कोई भी फसल की बात करते हैं। मान लो रबी की फसल की बात करें, गेहूं की बुआई हुई है अभी, है ना, तो गेहूं की बात करते हैं तो अक्टूबर नवंबर में गेहूं की फसल बोई जाती है। और जब गेहूं की फसल हम बोते हैं तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या रहती है कि अच्छी गुणवत्ता का गेहूं हो। यानी गेहूं क्या है? गेहूं वंश है, और गेहूं का जो बीज है वो गेहूं क्या कहला जाएगा? वंश। यानी जो फसल बो रहे हैं तो जब भी उसका बीज खरीदते हैं सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या होती है? गेहूं की बात करें, चना की बात करें, जब इसकी फसल हम बोते हैं तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी रहती है कि अच्छे बीज का चयन करें। अब अच्छे बीज का चयन करें, अब बीज में क्या है? गेहूं का वंश निहित है, तो सबसे पहले अच्छे गेहूं का चयन करेंगे कि कौन सा गेहूं हमारे बोने के लिए, हमारे खेत के लिए, बुआई के लिए अच्छा रहेगा। अब दोस्तों गेहूं का बीज कितना भी अच्छा क्यों ना बो दें, लेकिन गेहूं को पनपने के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां होंगी उसका वातावरण होगा। जैसे समय समय पर हम देखते हैं गेहूं के पानी मिलना चाहिए, उसको धूप और प्रकाश की व्यवस्था समुचित होनी चाहिए, उसमें हम देखते हैं खरपतवारों से उसकी रक्षा होनी चाहिए, उसकी निराई गुड़ाई होनी चाहिए, और वर्क और खादों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये सब क्या है? वातावरण। यानी बीज हम कितना अच्छा बो दें, लेकिन गेहूं को समय पर पानी नहीं मिले, जो उसका वातावरण है, खाद नहीं मिले, खरपतवारों से उसकी रक्षा नहीं हो, तो अच्छी से अच्छी फसल भी व्यर्थ हो जाएगी। क्यों? यही विकास का सिद्धांत कहता है कि वंश कितना भी अच्छा क्यों ना हो प्राणी का, जब तक उसको वातावरण अच्छा नहीं दिया जाएगा तब तक हम देखते हैं उसकी प्रतिभा नहीं आ सकती है। उसमें हम देखते हैं गुणों को विकसित करने का मौका नहीं दिया जाएगा, जब तक हम देखते हैं वो उसका विकास नहीं हो सकता। तो यही फसल के साथ होता है, यही प्राणी के साथ होता है। दोस्तों हमें ध्यान देना है कि जब भी इसकी बात होती है, अब क्वेश्चन क्या बनेगा? प्राणी का विकास, अब आ जाएगा प्राणी का विकास निर्भर करता है, अब आ जाएगा, या इस प्रकार से पूछ लेंगे वंशक्रम और वातावरण के सिद्धांत से संबंधित, वंशक्रम और वातावरण के सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आ जाएगा पहला, प्राणी का विकास केवल वंशक्रम पर निर्भर करता है। दूसरा आ जाएगा प्राणी का विकास केवल वातावरण पर निर्भर करता है। तीसरा आ जाएगा वंशक्रम और वातावरण दोनों का योग होता है। चौथा आ जाएगा वंशक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो दोस्तों कभी योग नहीं होता है, और यही कभी कभी हम गलती कर देते हैं कि दोनों का योग, तो योग नहीं होता है। कोई भी मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं तो जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं तो उन्होंने यही बताया है कि वंशक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम, तो योग कर देना गलत है, जबकि अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे। इस बार देख लेना है निरंतरता का सिद्धांत क्या है, व्याक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत क्या है, विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है, और वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या है, एकीकरण का सिद्धांत क्या है, परिमार्जिता का सिद्धांत क्या है, वंशक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या है ना। तो ये सब इस प्रकार से आपके पूछ लेते हैं। एक सिद्धांत और आ जाता है इससे संबंधित, नौवीं हेडिंग डाल सकते हैं, तो आ जाता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। एक और पूछ लेते हैं कभी कभी, परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत, तो देखिए परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या कहता है। कल हमने विकास के पक्ष पढ़े थे। विकास के कितने पक्ष होते हैं? तो हमने पढ़ा था शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, या उसी को चारित्रिक बोल देते हैं। यानी इस सिद्धांत के अनुसार विकास के जितने भी पक्ष होते हैं एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। क्या पढ़ा हमने कि विकास के जितने भी पक्ष होते हैं एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, यानी एक के साथ दूसरे का विकास जुड़ा होता है। जैसे हम देखते हैं विकास के पक्ष की बात करते हैं तो कौन कौन से पक्ष होते हैं? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, और सामाजिक विकास, और नैतिक विकास। अब हम कहें कि थोड़ी देर के लिए कोई भी बालक है तो उसका पहले शारीरिक विकास होगा, यानी मान लो 18 साल की
उम्र तक उसकी लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं 18 से 20 या 30 वर्ष तक उसके मस्तिष्क का विकास होगा। फिर हम देखते हैं उसमें संवेगों का विकास होगा, फिर उसको सामाजिकता का पता पड़ेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उसको नैतिकता का पता पड़ेगा। तो पता पड़ा कि व्यक्ति के पूरे विकास ही नहीं हो पाए बालक के, और व्यक्ति चल बसे, बालक चल बसे। तो इस सिद्धांत क्या कहता है कि बालक के विकास के जितने भी पक्ष होते हैं एक दूसरे से अंतः संबंधित होती हैं, यानी एक विकास के साथ दूसरा विकास जुड़ा होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसकी लंबाई में ग्रोथ होती है, भार में ग्रोथ होती है, वैसे वैसे उसकी मानसिक क्रियाओं में सोचने समझने की शक्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसमें नैतिकता का ज्ञान होता जाता है, यानी वो समझने लगता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। वैसे वैसे हम देखते हैं उसमें सामाजिकता की भावना आने लगती है, यानी मित्र बनने लगते हैं, उसके समाज से लगाव होने लगता है, और बालक का विकास हम देखते हैं बहिर्मुखी होने लगता है, और वैसे वैसे हम देखते हैं उसका संवेगों पर कंट्रोल होते जाता है। यानी विकास के जितने भी पक्ष होते हैं एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। क्वेश्चन क्या बनेंगे इससे? अब हम पढ़ लेते हैं, हमें लगता है अरे इतनी सरल है, सर ने तो इतनी सरल बता दी है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसी से क्वेश्चन इतने टफ बनेंगे, तब कुछ नहीं है, हम इतना खुद रट लेते हैं तो हम गलती कर देते हैं। तो कोशिश करेंगे कि जो अगले लेक्चर में होंगे तो हम इसी से संबंधित क्वेश्चन करवाएंगे आपको, और कोशिश है कि जब हम क्वेश्चन कर लेंगे इससे रिलेटेड तो हमारा विश्वास कई गुना बढ़ेगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। विकास के हमने सिद्धांत पढ़े, जो भी आपके डाउट हों कमेंट्स के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, और लगातार जुड़े रहिए। आपको डेली नित्य प्रतिदिन नई क्लास के साथ पढ़ाएंगे, और कोशिश करेंगे कि जो आपको सिलेबस की टेंशन हो रही है तो आपके एग्जाम के 15 दिन पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। बस आप इसी रफ्तार से चलिए, इस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं, है ना। अभी हम एक वीडियो डाल रहे हैं, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। हो सकता कि आपकी परीक्षाएं आ जाएं तो हम दिन में 2-2 वीडियो डालें, है ना। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको टेंशन इस बात की होनी चाहिए कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जैसा आप समझ रहे हो, जैसा आपको मिल रहा है तो हम देखते हैं उसी प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं। और कोशिश करेंगे कि आप किस प्रकार से पढ़ाएं कि आपने बाल ज्ञान या बाल विकास की बात करें, हम कह रहे 2 बार या 10 बार भी पढ़ लिया होगा, लेकिन जब इस बार पढ़ रहे होगे तो आपको कुछ नया मिलेगा, और आपका विश्वास भी कई गुना बढ़ेगा कि हम कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए। और जिस दिन आपका ऐसा लगने लगा हमारी कुछ क्लासें देखकर कि अब क्या कहीं से भी आ जाए क्वेश्चन हमसे बन सकता है, तो आपके साथ साथ हमारा विश्वास कई गुना बढ़ेगा। और दोस्तों इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे नई क्लास के साथ और नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है, चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए, और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना, और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपी टीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया
है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से, उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।